गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 10th क्लास से सिविक्स की बुक का 4th लेसन, जाति धर्म और लैंगिक मसले। लैंगिक मसले और राजनीति के बारे में अगर बात की जाए तो हम बात करते हैं इसके ऊपर। निजी और सार्वजनिक विभाजन कैसा होता है। लड़के और लड़कियों के पालन पोषण के क्रम में यह मान्यता उनके मन में बैठा दी जाती है कि औरतों को मुख्य जिम्मेवारी गृहस्थी चलाने की और बच्चों का पालन पोषण करने की है। यह चीज़ अधिकतर परिवारों के श्रम में के लैंगिक विभाजन से झलकती है। औरत घर के अंदर का काम करेंगी, खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना इत्यादि, बच्चों की देखरेख करना इत्यादि, जबकि मर्द बाहर के काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मर्द ये सारे काम अपने नहीं कर सकते। दरअसल वे सोचते हैं कि ऐसे काम करने में औरतों के जिम्मे है ये। पर जब सिलाई कटाई से लेकर इन्हीं सारे कामों के लिए पैसे मिलते हैं तो मर्द खुशी खुशी यही काम करते हैं। अधिकांश दर्जी या होटल के रसोई पुरुष होते हैं। इसी प्रकार औरत के घर के बाहर का काम न करती हूँ ऐसा भी नहीं हो सकता। गांव में स्त्रियां पानी और जलावन जुटाने के लिए से लेकर खेत में कटने तक का काम करती हैं। शहरों में भी हम देखते हैं कि कोई गरीब स्त्री किसी मध्यवर्गीय परिवार में नौकरानी का काम कर रही है और मध्यवर्गीय स्त्री काम करने के लिए दफ्तर जा रही है। सच्चाई तो यह है कि इसके अतिरिक्त अपनी आमदनी के लिए कुछ न कुछ काम करती हैं, लेकिन उनके काम को ज़्यादा मूल्यवान नहीं माना जाता और उन्हें दिन रात काम करके भी उसका श्रेय नहीं मिलता। श्रम के इस तरह के विभाजन का नतीजा यह हुआ कि औरत तो घर की चारदीवारी में सिमट के रह गई और बाहर का सार्वजनिक जीवन पुरुषों के कब्जे में आ गया है। मनुष्य जाति की आबादी में औरतों का हिस्सा आधा है। यह सार्वजनिक जीवन में खास कर राजनीति में उनकी भूमिका नगण्य ही है। नगण्य का अर्थ होता है ना के बराबर। यह बात अधिकतर समाजों पर लागू होती है। पहले सिर्फ पुरुषों को ही सार्वजनिक मामलों में भागीदार करने, वोट देने या सार्वजनिक पदों के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति थी। धीरे धीरे राजनीति में लैंगिक मुद्दे उभरे। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में औरतों ने अपने संगठन बनाए और बराबरी के अधिकार हासिल करने के लिए आंदोलन किए। विभिन्न देशों में महिलाओं को वोट का अधिकार प्रदान करने के लिए आंदोलन हुए। इन आंदोलनों में महिलाओं के राजनीति और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने और उनके लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग की गई। मूलगामी बदलाव की मांग करने वाली महिलाओं ने औरतों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में बराबरी की मांग उठाई। इन आंदोलनों को नारीवादी आंदोलन कहा गया। जिन औरतों ने बराबरी की मांग उठाई, ऐसे आंदोलनों को नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। लैंगिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति और इस सवाल पर राजनीतिक कौलबंदी ने सार्वजनिक जीवन में औरतों की भूमिका को बढ़ाने में मदद की है। आज हम वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षक जैसे पेशों में बहुत सी औरतों को पाते हैं, जबकि पहले इन कामों में महिलाओं के लायक नहीं माना जाता था। दुनिया के कुछ हिस्से जैसे स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और स्कैंडिनेवियाई देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा है। हमारे देश में आज़ादी के बारे में महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ, पर वे अभी भी पुरुषों से काफ़ी पीछे हैं। हमारा समाज अभी पितृ प्रधान समाज है। औरतों के साथ अभी भी कई तरह के भेदभाव होते हैं, उनका दमन होता है। महिलाओं में साक्षरता की दर अब भी मात्र 54% है और पुरुषों में 76% है। इस प्रकार स्कूली पास करने वाले लड़कियों की एक सीमित संख्या ही उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ा पाती है। जब हम स्कूली परीक्षा के परिणामों पर गौर करते हैं तो देखते हैं कि कई जगह लड़कियों ने बाजी मारी तो कई जगहों पर उनका प्रदर्शन लड़कों से बेहतर नहीं तो कमतर भी नहीं है। लेकिन आगे की पढ़ाई के दरवाजे उनके लिए बंद हो जाते हैं, क्योंकि माँ बाप अपने संसाधनों को लड़के लड़की दोनों पर बराबर खर्च करने की जगह लड़कों पर ज़्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। इस स्थिति के चलते अब भी ऊंची तनख्वाह वाले और ऊंचे पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या बहुत कम है। भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष। अब ये देखिए डायग्राम दिखाया गया भारत में मैप समझाकर। बाल स्त्री पुरुष अनुपात के बारे में किस राज्य में कितना अनुपात है। पितृ प्रधान, इसका शाब्दिक अर्थ तो पिता का शासन है, पर इस पद का प्रयोग महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज़्यादा शक्ति देने वाली व्यवस्था के लिए भी किया जाता है। मजदूरी दी जाती है। बहरहाल काम के हर क्षेत्र में, यानी खेल कूद की दुनिया से लेकर सिनेमा के संसार तक, कल कारखानों से लेकर खेत खलिहान और महिलाओं के पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है, भले ही दोनों ने समान काम किया हो। भारत के अनेक हिस्सों में माँ बाप को सिर्फ लड़के की चाह होती है। लड़की को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर देने के तरीके उनकी मानसिकता से पनपते हैं। इससे देश का लिंग अनुपात प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या जो है गिरती चली जाती है और आज इसका लेवल इस स्तर पर गिर गया, 919 रह गया है। साथ लगा नक्शा बताता है कई जगहों पर इसका अनुपात गिरकर 850 और कहीं 800 से भी नीचे चला गया है। महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण और उन पर होने वाली हिंसा की खबरें हमें रोज़ पढ़ने को मिलती हैं। शहरी इलाके तो महिलाओं के लिए खास तौर से असुरक्षित हैं। वे अपने घरों में ही सुरक्षित नहीं हैं,
क्योंकि वहाँ भी उन्हें मारपीट था, अनेक तरह की घरेलू हिंसा झेलनी पड़ती है भाई। ये डायग्राम दिखाया गया देखिए। महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि औरतों की भलाई और उनके साथ समान व्यवहार वाले मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। इसी के चलते विभिन्न नारीवादी समूह और महिला आंदोलनों पर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जब तक औरतों का सत्ता पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक इस समस्या का निपटारा नहीं हो सकता। इस लक्ष्य को हासिल करने का एक तरीका यह है कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है। जैसे लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली बार 2019 में 14.37% तक पहुँच सकी है। राज्यों की विधानसभाओं में इनका प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। इस मामले में भारत का नंबर दुनिया के देशों में काफ़ी नीचे है। भारत इस मामले में अफ्रीका और लातिन अमेरिका के कई विकसित देशों के पीछे है। कभी कभार कोई महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कुर्सी तक आ गई, पर मंत्रिमंडलों में पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है भाई। इस समस्या को सुलझाने का एक तरीका तो निर्वाचित संस्थाओं में महिलाओं के लिए कानूनी रूप से एक उचित हिस्सा तय कर देना है। भारत में पंचायती राज के अंतर्गत कुछ ऐसी व्यवस्था की गई, स्थानीय सरकारें यानी पंचायतों और नगर पालिकाओं में 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। भारत के ग्रामीण और शहरी निकाय में निर्वाचित महिलाओं की संख्या 10 लाख से ज़्यादा है। महिला संगठनों और कार्यकर्ताओं की मांग है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा सभाओं की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर देनी चाहिए। संसद में इस आशय का एक विधेयक पेश भी किया गया था, पर 10 वर्षों से ज़्यादा अवधि में लटका पड़ा है। सभी राजनीतिक पार्टियां इस विधेयक को लेकर एकमत नहीं है और यह पास नहीं हो सका है। लैंगिक विभाजन इस बात की और एक मिसाल है कि कुछ खास किस्म के सामाजिक विभाजनों को राजनीतिक रूप देने की जरूरत है। इससे यह पता चलता है कि जब सामाजिक विभाजन एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है तो वंचित समूह को किस तरह लाभ होता है। क्या आपको लगता है कि अगर महिलाओं से भेदभाव भरे व्यवहार का मामला राजनीतिक तौर पर न उठता तो उनको लाभ मिल पाना संभव था? धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। पारिवारिक कानून, विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे परिवार से जुड़े मामलों से संबंधित कानून है। हमारे देश में सभी धर्मों के लिए अलग अलग पारिवारिक कानून होते हैं भाई। आइए अब एकदम अलग किस्म के सामाजिक विभाजन की चर्चा करें, यानी धार्मिक अंतरों पर आधारित विभाजन। हम विभाजन लैंगिक विभाजन जैसा सार्वभौमिक तो नहीं है, पर विश्व में धार्मिक विभिन्नता आज बड़ी व्यापक हो चली है। भारत समेत अनेक देशों में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, पर जैसा ही हमने उत्तरी आयरलैंड के मामले में देखा है, अगर लोग एक धर्म को माने लेकिन उसकी पूजा पद्धति और मान्यता अलग अलग हो तो तब भी गंभीर मतभेद पैदा हो जाते हैं। लेकिन लैंगिक विभाजन के विपरीत धार्मिक विभाजन अक्सर राजनीति के मैदान में व्यक्त होता है। जरा इन बातों पर गौर करते हैं। गांधी जी ने कहा था कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। धर्म से उनका मतलब हिंदू या इस्लाम जैसे धर्म से न होकर नैतिक मूल्यों से था जो सभी धर्मों से जुड़े। उनका मानना था कि राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए। अपने देश में मानवाधिकार समूहों का कहना है कि इस देश में सांप्रदायिक दंगों में मरने वाले ज़्यादातर लोग अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। उनकी मांग है कि सरकार अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाए। महिला आंदोलनों का कहना है कि सभी धर्मों में वर्णित पारिवारिक कानून महिलाओं से भेदभाव करते हैं। इस आंदोलन की मांग है कि सरकार को इन कानूनों को समतामूलक बनाने के लिए उनमें बदलाव करें। समतामूलक मीन्स समान बनाए जाएं पुरुष और महिलाओं के लिए। ये सभी मामले धर्म और राजनीति से जुड़े हैं, पर ये बहुत गलत या खतरनाक भी नहीं लगते। विभिन्न धर्मों से निकलकर विचार, आदर्श और मूल्य राजनीति में एक भूमिका निभा सकते हैं। लोगों को एक धार्मिक समुदाय के तौर पर अपनी ज़रूरतों, हितों और मांगों को राजनीति से उठाने का अधिकार होना चाहिए। जो लोग राजनीति सत्ता में हों उन्हें धर्म के कामकाज पर नज़र रखनी चाहिए, और अगर वह किसी के साथ भेदभाव करता है या किसी के दमन में सहयोगी की भूमिका निभाता है तो उसे रोकना चाहिए। अगर शासन सभी धर्मों के साथ समान बर्ताव करता है तो उसके ऐसे कामों में कोई बुराई नहीं है। सांप्रदायिकता मतलब हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एक व्यक्ति या एक समुदाय जब अपने धर्म को श्रेष्ठ बताकर दूसरे धर्मों की अवहेलना करता है तो उसे सांप्रदायिकता कहते हैं। समस्या तब शुरू होती है जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। पिछले अध्याय का उत्तरी आयरलैंड का उदाहरण राष्ट्रवाद की ऐसी अवधारणा से जुड़े खतरों को दिखाता था। समस्या तब और विकराल हो जाती है जब राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय की विशेषता के दावे और पक्ष पोषण का रूप लेने लगती है तथा उसके अनुयायी दूसरे धर्मावलंबियों के खिलाफ मोर्चा खोलने लगते हैं। ऐसा तब होता है जब एक धर्म के विचारों का दूसरे से श्रेष्ठ माने जाने लगता है और कोई एक धार्मिक समूह अपनी मांगों को दूसरे समूह के विरोध में खड़ा करने लगता है। इस प्रक्रिया में जब राज्य अपनी सत्ता का इस्तेमाल किसी एक धर्म के पक्ष में करने लगता है तो स्थिति और विकट होने लगती है। राजनीति से धर्म को इस तरह जोड़ना ही सांप्रदायिकता है। सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना सांप्रदायिकता है। इस सोच के अनुसार एक खास धर्म में आस्था रखने वाले लोग एक ही समुदाय के होते हैं।
उनके मौलिक हित एक जैसे होते हैं तथा समुदाय के लोगों के आपसी मतभेद सामुदायिक जीवन में कोई अहमियत नहीं रखते। इस सोच में यह बात भी शामिल है कि किसी अलग धर्म को मानने वाले लोग दूसरे सामाजिक समुदाय का हिस्सा नहीं हो सकते। अगर विभिन्न धर्मों के लोगों की सोच में कोई समानता दिखती है तो यह ऊपरी और बेईमानी होती है। अलग अलग धर्मों के लोगों के हित को तो अलग अलग होंगे और उनके टकराव भी होगा। सांप्रदायिक सोच जब ज़्यादा आगे बढ़ती है तो उसमें यह विचार जुड़ने लगता है कि दूसरे धर्मों के अनुयायी एक ही राष्ट्र में समान नागरिक के तौर पर नहीं रह सकते। इस मानसिकता के अनुसार या तो एक समुदाय के लोगों को दूसरे समुदाय के वर्ष में रहना, वर्ष मीन्स उनके अधीन रहना होगा, या फिर उनके लिए अलग राष्ट्र बनाना होगा। यह मान्यता बुनियादी तौर से गलत है। एक धर्म के लोगों के हित और उनकी आकांक्षाएं हर मामले में एक जैसी हों, यह संभव नहीं है। हर व्यक्ति कई तरह की भूमिका निभाता है, उनकी हैसियत और पहचान अलग अलग होती है। हर समुदाय में तरह तरह के विचारों के लोग होते हैं, इन सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। इसलिए एक धर्म से जुड़े सभी लोगों को किसी गैर धार्मिक संदर्भ में एक करके देखना उस समुदाय की विभिन्न आवाज़ों को दबाना है। सांप्रदायिकता राजनीति में अनेक रूप धारण कर सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन 5 नंबर के लिए हो सकता है स्टूडेंट्स। सांप्रदायिकता का राजनीति में अनेक रूप धारण करने के पीछे क्या कारण रहे। सांप्रदायिकता की सबसे आम अभिव्यक्ति दैनंदिन जीवन में दिखती है। उनमें धार्मिक पूर्वाग्रह, धार्मिक समुदायों के बारे में बनाई धारणाएं और एक धर्म को दूसरे से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं शामिल हैं। ये चीज़ें इतनी आम हैं कि अक्सर हम उन पर ध्यान तक नहीं देते, जबकि ये हमारे अंदर ही बैठी होती हैं। सांप्रदायिकता सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदायों का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की फिराक में रहती है। जो लोग बहुसंख्यक समुदाय के होते हैं उनकी यह कोशिश बहुसंख्यकवाद का रूप ले लेती है। जो अल्पसंख्यक समुदाय के होते हैं उनमें यह विश्वास अलग राजनीतिक इकाई बनाने की इच्छा का रूप ले लेता है। भाई ये देखिए, किसी कवि फैज़ अहमद ने लिखा था, हम तो ठहरे अजनबी, कितनी मुलाकातों के बाद खून के धब्बे धुलेंगे, कितनी बरसातों के बाद। ये फैज़ अहमद ने लिखा था ये सांप्रदायिकता के ऊपर। सांप्रदायिकता आधार पर राजनीतिक गोलबंदी सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है और इसके धर्म के पवित्र प्रतीकों, धर्म के जो पवित्र प्रतीक होते हैं, धर्मगुरुओं, भावनात्मक अपील और अपने ही लोगों के मन में डर बैठाने और उनके तरीकों का उपयोग बहुत ही आम है। चुनावी राजनीति में एक धर्म के मतदाताओं की भावना या हितों की बात उठाने जैसे तरीके अक्सर अपनाए जाते हैं। कई बार सांप्रदायिकता सबसे गंदा रूप लेकर संप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगा और नरसंहार करती है। विभाजन के समय और भारत और पाकिस्तान में भयावह सांप्रदायिक दंगे हुए थे। आज़ादी के बाद भी बड़े पैमाने पर सांप्रदायिकता हिंसा हुई है। धर्मनिरपेक्ष शासन। सांप्रदायिकता हमारे देश में लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। हमारे संविधान निर्माता इस चुनौती के प्रति सचेत थे, इसी कारण उन्होंने धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल चुना और इसी आधार पर संविधान में अनेक प्रावधान किए गए। इनके बारे में हम पिछले साल पढ़ चुके हैं। भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकृत नहीं किया है। भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम, इंग्लैंड में ईसाई धर्म का जो दर्जा है उसके विपरीत भारत का संविधान किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है। संविधान सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आज़ादी देता है। संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरह के भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है। इसके साथ ही संविधान धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार देता है, जैसे यह छुआछूत की इजाज़त नहीं देता। इस हिसाब से देखें तो धर्मनिरपेक्षता कुछ पार्टी और व्यक्तियों की एक विचारधारा भर नहीं है, यह विचार हमारे संविधान की बुनियाद है। सांप्रदायिकता भारत में सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही एक खतरा नहीं है, यह भारत की बुनियादी अवधारणा के लिए एक चुनौती है। यह खतरा है। हमारी तरह का धर्मनिरपेक्ष संविधान जरूरी चीज़ है, पर अकेले इसी के बूते सांप्रदायिकता का मुकाबला नहीं किया जा सकता। हमें अपने दैनंदिन जीवन में सांप्रदायिकता, पूर्वाग्रह और दुष्प्रचारों का मुकाबला करना होगा। धर्म पर आधारित गोलबंदी का मुकाबला राजनीति के दायरे में करने की जरूरत है। जाति और राजनीति। हमने राजनीति में सामाजिक विभाजन की दो अभिव्यक्तियां देखी। इसमें एक मोटे तौर पर सकारात्मक या लाभदायक है, दूसरी ओर नकारात्मक नुकसानदेह। हम इन पर चर्चा करते हैं। जातिगत असमानताएं। लिंग और धर्म पर आधारित विभाजन तो दुनिया भर में है, पर जाति पर आधारित विभाजन सिर्फ भारतीय समाज में देखने को मिलता है। सभी समाजों में कुछ सामाजिक असमानताएं हैं। एक न एक तरह का श्रम का विभाजन मौजूद होता है। अधिकतर समाजों में पेशा परिवार की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, लेकिन जाति व्यवस्था इसका एक अतिवादी और स्थायी रूप है। अन्य समाजों में मौजूद समानताओं से यह एक खास अर्थ में भिन्न है। इसमें पेशा वंशानुगत विभाजन को रीति रिवाजों की मान्यता प्राप्त है। एक जाति समूह के लोग एक या मिलते जुलते पेशों के तो होते ही हैं, साथ ही उन्हें एक अलग सामाजिक समुदाय के रूप में भी देखा जाता है। उनके पास
उनके आपस में ही बेटी और रोटी, शादी और खान पान का संबंध रहता है। अन्य जाति समूह में उनके बच्चों की न तो शादी की जा सकती है और न ही अन्य पारिवारिक और सामुदायिक आयोजनों में उनकी पांत में बैठकर दूसरी जाति के लोग भोजन कर सकते हैं, यानी कि उनके साथ बैठकर भोजन नहीं कर सकते दूसरी जाति के लोग। वर्ण व्यवस्था, अन्य जाति समूहों में भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित होता है। इसमें अतंज जातियों के साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता था। इसकी चर्चा पर हम 9 कक्षा में कर चुके हैं। ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर अम्बेडकर, पेरियार, रामस्वामी नायकर जैसे राजनेताओं और समाज सुधारकों ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात की और उसके लिए काम भी किया था। भाई, भारत में सामाजिक विभाजन दिया गया है, कैसा देखिए किस क्षेत्र में है। 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू 79.8% थे, मुसलमान 14.2% थे। उसके बाद ईसाई, सिख दिए गए हैं, कुछ अन्य धर्मों के लोग रहे हैं भारत के अंदर। इन महापुरुषों के प्रयासों और सामाजिक आर्थिक बदलावों के चलते आधुनिक भारत में जाति की संरचना और जाति व्यवस्था में भारी बदलाव आया है। आर्थिक विकास, शहरीकरण, साक्षरता और शिक्षा के विकास में पेशा चुनने की आज़ादी और गाँव में जिम्मेदारी व्यवस्था के कमजोर पड़ने से जाति व्यवस्था के पुराने स्वरूप और वर्ण व्यवस्था पर टिकी मानसिकता में बदलाव आ रहा है। शहरी इलाकों में तो अब ज़्यादातर इस बात का कोई हिसाब नहीं कि ट्रेन या बस में आपके पास बैठा व्यक्ति कौन है, किस जाति से। रेस्तरां या होटल में बैठे किसी मेज़ पर खाना खा रहे व्यक्ति आपके साथ जो बैठे खाना खा रहे हैं, ये नहीं पता कि वो किस जाति से हैं। संविधान में किसी की भी तरह की जातिगत भेदभाव का निषेध किया गया है। संविधान ने जाति व्यवस्था में पैदा हुए न्याय को समाप्त करने वाली नीतियों का आधार तय किया है। अगर 100 साल पहले का कोई व्यक्ति एक बार फिर भारत लौट कर आए और यहाँ आए बदलावों को देखकर हैरान हो जाता है। बहरहाल समकालीन भारत की जाति प्रथा विदा नहीं हुई है। जाति व्यवस्था के कुछ पुराने पहलू अभी भी बरकरार हैं। अभी भी ज़्यादातर लोग अपनी जाति और कबीले से ही शादी करते हैं। संवैधानिक प्रावधान के बावजूद छुआछूत की प्रथा अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। जाति व्यवस्था के अंतर्गत सदियों से कुछ समूहों को लाभ की स्थिति में तो कुछ समूहों को दबा कर रखा गया है। इसका प्रभाव सदियों बाद आज तक नजर आता है। जिन जातियों में पहले से ही पढ़ाई लिखाई का चल मौजूद था, जिनकी शिक्षा पर पकड़ थी, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में उन्हीं का बोलबाला है। जिन जातियों को पहले शिक्षा से वंचित रखा जाता था, उनके सदस्य अभी भी स्वाभाविक तौर पर पिछड़े हुए हैं। यही कारण है कि शहरी मध्य वर्ग में अगड़ी जाति के लोगों का अनुपात असामान्य रूप से काफ़ी ज़्यादा है। जाति और आर्थिक हैसियत में काफ़ी निकटता का संबंध है। राजनीति में जाति क्या भूमिका निभाती है? अब तो थी जाति का राजनीति में, अब राजनीति में जाति। सांप्रदायिकता की तरह जातिवाद भी इस मान्यता पर आधारित है कि जाति ही सामाजिक समुदाय गठन का एकमात्र आधार है। इस चिंतन के पद्धति के अनुसार एक जाति के लोग एक स्वाभाविक सामाजिक समुदाय का निर्माण करते हैं और उनके हित एक जैसे होते हैं तथा दूसरी जाति के लोगों से उनके हितों का कोई मेल नहीं होता। जैसे ही हमने सांप्रदायिकता के मामले में देखा है, यह मान्यता हमारे अनुभव से पुष्ट नहीं होती। हमारे अनुभव बताते हैं कि जाति हमारे जीवन का एक पहलू जरूर है, लेकिन यही एकमात्र या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। राजनीति में जाति अनेक रूप ले सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाति में राजनीति या राजनीति में जाति कौन से रूप ले सकती है? जब पार्टी चुनाव के लिए उम्मीदवार के नाम तय करती है तो चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं की जातियों का हिसाब रखा जाता है कि उस क्षेत्र में किस जाति के लोग ज़्यादा हैं, ताकि उन्हें चुनाव जीतने के लिए जरूरी वोट मिल सके। जब सरकार का गठन किया जाता है तो राजनीतिक दल इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसमें विभिन्न जातियों और कबीलों के लोगों को भी उचित जगह दी जाए। जातिगत असमानता के बारे में बताया गया। भाई, राजनीतिक पार्टी और उम्मीदवार समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं। कुछ दलों को कुछ जातियों के मतदार और प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था ने राजनीति दलों को विवश किया कि वे राजनीतिक समर्थन पाने वाले लोगों को गोलबंद करने के लिए सक्रिय हों। इससे उन जाति के लोगों में नई चेतना पैदा हुई और अभी तक छोटा और नीच माना जाता था। राजनीति में जाति पर जोर देने के कारण कई बार यह धारणा बन सकती है कि चुनाव जातियों का खेल है, कुछ और नहीं है। यह बात सच नहीं है। जरा इन बातों पर गौर कीजिए। देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है। इसलिए हर पार्टी और उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए एक जाति और एक समुदाय के से ज़्यादा लोगों की भरोसा हासिल करना पड़ता है। कोई भी पार्टी किसी एक जाति या समुदाय के सभी लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती। जब लोग किसी जाति विशेष को किसी एक पार्टी का वोट बैंक कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि उस जाति के ज़्यादातर लोग उसी पार्टी को वोट देते हैं। अगर किसी चुनाव क्षेत्र में एक जाति के लोगों का प्रभुत्व माना जा रहा हो तो अनेक पार्टियों को उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा करने में कोई रोक नहीं सकता। ऐसा है कुछ मतदाताओं के सामने उनकी जाति में एक से ज़्यादा उम्मीदवार होते हैं तो किसी जाति के मतदाताओं के सामने उनकी जाति का एक भी उम्मीदवार नहीं होता। हमारे देश में सत्तारूढ़ दल वर्तमान सांसदों और विधायकों को अक्सर हार का सामना करना पड़ता है। अगर जातियों और समुदायों की राजनीतिक पसंद एक ही होती तो ऐसा संभव नहीं हो पाता।
स्पष्ट है कि चुनाव में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, किंतु दूसरे कारक भी इतने ही असरदार है। मतदाता अपनी जाति से जितना जुड़ाव रखता है, अक्सर उससे ज़्यादा गहरा जुड़ाव राजनीतिक दलों से रखता है। एक जाति या समुदाय के भीतर भी अमीर और गरीब लोगों के हित अलग अलग होते हैं। एक ही समुदाय के अमीर और गरीब लोग अक्सर अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं। अक्सर सरकार के कामकाज के बारे में लोगों की राय और नेताओं की लोकप्रियता का चुनाव पर अक्सर निर्णायक असर होता है। भाई, जाति के अंदर राजनीति क्या रोल प्ले करती है? अभी तक हमने इस चीज़ पर गौर किया कि राजनीति में जाति की क्या भूमिका होती है, पर इसका मतलब यह नहीं कि जाति और राजनीति के बीच सिर्फ एक तरफा संबंध है। राजनीति भी जाति को राजनीति के अखाड़े में लाकर जाति व्यवस्था और जातिगत पहचान को प्रभावित करती है। इस तरह सिर्फ राजनीति ही जातिग्रस्त नहीं है होती, जाति भी राजनीतिग्रस्त होती है। यह चीज़ अनेक रूप ले सकती है। जाति भी राजनीतिग्रस्त है। हर जाति खुद को बड़ा बनाना चाहती है, सो पहले वह अपने समूह की जिन उप जातियों को छोटा या नीचा बताकर अपने से बाहर रखना चाहती है, अब उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश करती है। क्योंकि एक जाति अपने दम पर सत्ता हासिल नहीं कर सकती, इसलिए वह ज़्यादा राजनीतिक ताकत पाने के लिए दूसरी जातियों को भी समुदायों को साथ लेने की कोशिश करती है और इस तरह उनके बीच संवाद और मोलतोल होता है। राजनीति में नई किस्म की जाति गोलबंदी भी की जाती है, जैसे अगड़ा और पिछड़ा। इस प्रकार जाति राजनीति में कई तरह की भूमिका निभाती है और एक तरह से यही चीज़ें दुनिया भर की राजनीति में चलती हैं। दुनिया भर में राजनीतिक पार्टियां वोट पाने के लिए सामाजिक समूह और समुदायों को गोलबंद करने का प्रयास करती हैं। कुछ खास स्थितियों में राजनीति में जातिगत विभिन्नता और असमानताओं वंचित और कमज़ोर समुदायों के लिए अपनी बातें आगे बढ़ाने और सत्ता में अपनी हिस्सेदारी मांगने की गुंजाइश भी पैदा करती है। इस अर्थ में जातिगत राजनीति ने दलित और पिछड़ी जाति के लोगों के लिए सत्ता पर पहुंचने तथा निर्णय प्रक्रिया को बेहतर ढंग से प्रभावित करने की स्थिति भी पैदा की है। अनेक पार्टियां और गैर राजनीतिक संगठन खास जातियों के खिलाफ भेदभाव समाप्त करने, उनके साथ ज़्यादा सम्मानजनक व्यवहार करने, उनके लिए ज़मीन जायदाद और अवसर उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर आंदोलन करते रहे। पर इसके साथ ही यह भी सच है कि सिर्फ जाति पर जोर देना नुकसानदेह हो सकता है। जैसा कि धर्म के मसले से स्पष्ट होता है, सिर्फ जातिगत पहचान पर आधारित राजनीतिक लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं होता। इससे अक्सर गरीबी, विकास, भ्रष्टाचार जैसे ज़्यादा बड़े मुद्दों से लोगों का ध्यान भी भटकता है। कई बार जातिवाद तनाव, टकराव और हिंसा को भी बढ़ावा देता है। भाई, ये था चैप्टर। ये है इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जीवन में उन विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिनमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है या वे कमज़ोर स्थिति में होती है। सेकंड क्वेश्चन, विभिन्न तरह की सांप्रदायिक राजनीति का ब्यौरा दें। सबके साथ एक एक उदाहरण दें। बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं जारी हैं। 2 कारण बताएं कि क्यों सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते। भारत की विधायिका और महिलाओं के प्रतिनिधियों की स्थिति क्या है। किन्हीं 2 प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं, क्योंकि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। भारत में रहकर कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। ये कुछ क्वेश्चन है भाई इस चैप्टर के। ये था आपका चैप्टर जाति, धर्म और लैंगिक मसले। इससे संबंधित इस लेसन के अंदर हमने डिस्कस किया इस लेसन के इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स पर। राजनीति में जाति का रोल, जाति में राजनीति का, सांप्रदायिकता क्या रोल प्ले करती है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।